रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 3। वर्तिका की उंगलियां वरदान की कलाई में धसी हुई थी। हवा में झूलते हुए उसका शरीर कांप रहा था। नीचे अंधेरा था और ऊपर वरदान की खतरनाक निगाहें। वर्तिका ने घबराकर थूक निकला। उसके गले से आवाज मुश्किल से निकली थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। वरदान की वो हल्की सी उठी। ओह, और क्यों नहीं कर सकता? उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे उसे सच में जवाब सुनने में दिलचस्पी हो। वर्तिका की सांसें तेज हो रही थी। उसने नीचे झांकने की गलती कर दी और तुरंत ही डर से आंखें बंद कर ली थी। क्योंकि वो हकलाने लगी थी। कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, बर्थडे के दिन पाप नहीं करता। एक पल के लिए हवा जैसे थम गई थी। वरदान की आंखें सिकुड़ गई थीं। व्हाट यू से? वर्तिका का दिल जोरों से धड़का। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। उसने तुरंत अपनी जुबान दांतों तले काट ली। हे भगवान, मेरी जुबान गलत टाइम पर हमेशा सही क्यों बोलती है? अब तो ये पक्का हाथ छोड़ देंगे। उसने मनी मन खुद को कोसा, पर वरदान ने उसे छोड़ा नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ हल्की सी दिलचस्पी भी चमकने लगी थी। वर्तिका ने एक गहरी सांस ली और मासूम चेहरा बनाकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए सर, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आप जैसे महान, दयालु और इतने हैंडसम इंसान के बारे में मैं भला क्या कह सकती हूँ? मतलब आप खुद ही सोचिए, क्या आप जंगली बिलोटे जैसे लगते हैं? वरदान की आंखें उस पर टिकी हुई थी। वो बड़ी दिलचस्पी से वर्तिका के बहानों को सुन रहा था। वरदान को कोई जवाब ना देते देख वर्तिका ने जल्दी से नाम में सिर हिलाया। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा। तो फिर हम आपको जंगली बिलोटा क्यों कहेंगे? कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती रही थी। वरदान धीरे धीरे और झुका। अब उसका चेहरा वर्तिका के बहुत करीब था। उसकी गहरी आंखें सीधे वर्तिका की आंखों में उतर रही थीं। अच्छा, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा। वर्तिका ने जल्दी से सिर हिलाया। जी बिल्कुल अच्छा। वरदान की आंखों में हल्की सी डेविलिश चमक आ गई थी। तो फिर उसने जानबूझकर अपनी पकड़ थोड़ी और ढीली कर दी थी। वर्तिका की चीख निकलते निकलते रह गई थी। हो गया? अब सच सच बताओ। वह फुसफुसाया। ऑटो वाली लड़की जिसने मुझे जंगली बिलौटा कहा था, वो तुम ही थी ना? वर्तिका का दिल जैसे फिर से गले में अटक गया था। वो अलग ही धर्म संकट में थी। बता दिया तो भी हाथ छूटना था और ना बताया तो भी। जान तो दोनों तरह से ही जानी थी। डर की वजह से उसकी उंगलियां और कस गई थीं, पर वरदान ने पकड़ और ढीली कर दी थी। वर्तिका की हालत उस वक्त आसमान से टपकी और खजूर पे अटकी वाली थी, पर उसकी जुबान थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वरदान की ढीली होती पकड़ देखकर उसने आओ देखा ना ताओ अपनी सफाई में कसमों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि वरदान भी चकरा गया था। सर, आप दूर दूर से भी किसी जंगली बिरौटे जैसे नहीं लगते। कहाँ वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा और कहाँ आप 6 फुट के खूंखार, नहीं नहीं, मेरा मतलब शानदार इंसान, जो हम आपको जंगली बिरौटा कहेंगे। और अगर हमने आपको ऐसा वैसा कुछ कहा हो तो आपके सर के सारे बाल अभी के अभी झड़ जाएं, आपको अगली सांस भी नसीब ना हो और आप अभी के अभी। वर्तिका एक सांस में सब कुछ बोलती चली गई थी। व्हाट द आर यू कर्सिंग मी? वरदान की आवाज अचानक इतनी ठंडी और खतरनाक हो गई थी कि वर्तिका की सांसें वहीं अटक गई थी। उसने झट से सिर ऐसे हिलाया जैसे उसकी गर्दन में स्प्रिंग लग गई हो। नहीं नहीं, वर्तिका की आवाज कांप गई थी। उसने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बहुत ही धीमी आवाज में सिर्फ अपने होठों को हिलाते हुए बड़बड़ाई। जो खुद एक चलता फिरता ग्रहण हो, उन्हें बेचारे श्राप भी कहाँ लगेंगे? आप तो खुद ही दूसरों की किस्मत में राहु केतु बनकर बैठे हैं। वर्तिका के इस तरह खुद से बातें करने पर वरदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसने अपनी उंगलियां और ढीली कर दी थीं। वर्तिका को महसूस हुआ कि बस एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड और वह सीधे जमीन पर होगी। हवा में उसका शरीर हल्का सा होने लगा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें जोर से मीच ली और मन ही मन अपनी आखिरी इच्छा की लिस्ट तैयार करने लगी थी। हे भगवान, मुझे जरा भी अंदाजा होता कि आज मेरा टाटा बाय बाय होने वाला है और ये मेरा गिरने वाला सपना सच हो जाएगा, तो मैं मरते दम तक कभी शांति वाटिका के पास भी नहीं पटकती। उसकी आंखों के कोनों से बस एक आंसू निकला, पर दिमाग में अभी भी भौंक नाच रही थी। भगवान जी, जब मैं ऊपर आऊँ ना तो मेरे लिए गर्मा गर्म कचौरी तैयार रखना। आप तो जानते ही हो, सुबह से भूखी हूँ। शाम को वो सूखा ब्रेड पकौड़ा खाया था, उससे भला किसका पेट भरता है। और हाँ, मम्मी पापा को खुश रखना, उन्हें कहना कि उनकी बेटी वीरगति को प्राप्त हुई है। फिर उसने एक नजर वरदान के उस राक्षसी चेहरे पर डाली जो उसे मौत के मुंह में लटकाए हुए था। और सुनिए भगवान जी, एक छोटी सी सेटिंग और कर देना। मेरे हिस्से के जितने भी पाप है ना, वो सब इसी जंगली बिलोटे के खाते में लिख देना। आखिर धक्का तो इन्हीं ने दिया है ना। वो बस इतना ही कह पाई थी कि वरदान ने उसका हाथ छोड़ दिया था। वर्तिका ने अपनी आंखें इतनी जोर से बंद कर ली थी कि उसे अपनी पलकों के पीछे तारे नजर आने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि वरदान की उंगलियां उसकी कलाई से फिसल चुकी हैं। गई मैं तो गई, उसने मन ही मन चिल्लाया। हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे लगा कि अब सीधा यमराज जी के दरबार में ही लैंडिंग होगी। पर तभी मौत के उस सन्नाटे को चीरते हुए एक जबरदस्त झटका लगा। वरदान ने बिजली की फुर्ती से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और वर्तिका का हाथ थामकर अपनी मजबूत बाहों में भरते हुए उसे एक झटके में ऊपर खींच लिया था।
लेकिन क्यों, ये तो शायद वो भी नहीं जानता था। वर्तिका का शरीर हवा में लहराया और अगले ही पल वह बालकनी की ठंडी जमीन पर नहीं बल्कि किसी बहुत ही गर्म और ठोस चीज से जा टकराई थी। उसे अभी भी लग रहा था कि वह मर चुकी है और यह सब स्वर्ग का नजारा है। उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, बस अपनी कांपती हुई हथेलियां उस ठोस चीज पर फिराई जो वरदान का नग्न और पानी से भीगा हुआ सीना था। उसकी उंगलियां वरदान के सख्त ऐब्स पर फिसल रही थीं। मदहोशी और डर के मिले-जुले असर में वर्तिका के होठ बुदबुदाए। हे भगवान, स्वर्गलोक में भी लोगों के इतने सख्त ऐब्स होते हैं। मुझे लगा था वहां बस अप्सराएं नाचती होंगी और देवता लोग हलवा खाते होंगे, पर यहाँ तो पूरा जिम सेटअप लग रहा है। वरदान, जिसकी सांसें तेज चल रही थी और वर्तिका के उसे इस तरह छूने पर उसके दिल में एक अनजानी सी हलचल होने लगी थी। वर्तिका की यह बात सुनकर वह हैरान रह गया था। उसने नीचे झुककर उस लड़की को देखा जो अभी मौत के मुंह से बाहर निकली थी और अब उसके एब्स का इंस्पेक्शन कर रही थी। मिस वर्तिका, वरदान की आवाज उसके कानों के पास किसी गरजते हुए बादल जैसी थी। अगर तुम्हारी स्वर्ग की सैर पूरी हो गई हो तो क्या तुम अपनी आंखें खोलकर इस राक्षस को छोड़ना चाहोगी? वर्तिका ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने वरदान का चेहरा था, बालों से टपकता पानी, आंखों में वही चिर परिचित गुस्सा और उसके चेहरे के इतने करीब कि वह उसकी धड़कनें सुन सकती थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह जिंदा है और वरदान की बाहों में है, वर्तिका झट से पीछे हट गई थी। वर्तिका ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींचे जैसे उसने किसी दहकते हुए अंगारे को छू लिया हो। वर्तिका 2 कदम पीछे हटते हुए हकलाकर बोली, सर, आप जिंदा हैं? मतलब मैं जिंदा हूँ। उसने जल्दी से अपने बाल कान के पीछे किए और नजरें इधर उधर घुमाने लगी थी जैसे अभी अभी जो हुआ उसे भूल जाना चाहती हो। वरदान अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। बालों से गिरते पानी की बूंदें अब भी उसके कंधों से फिसलकर फर्श पर गिर रही थीं। उसकी आंखें सीधी वर्तिका पर टिकी हुई थीं। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर वरदान ने धीमी मगर बेहद सख्त आवाज में कहा, मिस वर्तिका। वर्तिका का दिल फिर से उछलकर गले में आ गया था। जी सर, उसने डरते डरते जवाब दिया। वरदान ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, तुमने मुझे क्या कहा था? वर्तिका का दिल धक से रह गया था कि क्या? वरदान थोड़ा झुका। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई थी। जंगली बिलौटा। वर्तिका ने तुरंत गर्दन झुका ली थी। वो, उसने धीरे से होंठ भींचे, फिर अचानक सिर उठाकर बोली, हमने नहीं कहा। वरदान की भौहें सिकुड़ गई थीं। ओह सच? वर्तिका ने तुरंत गर्दन तिरछी करते हुए कहा, जी हाँ, और अगर हमने कहा होता ना। वह एक पल को रुकी, फिर बुदबुदाई, तो आपकी सांसें थोड़ी न चल रही होती। हमने आपकी कसम खाई है। वरदान की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई थीं। What did you just? वह बस इतना ही कह पाए थे कि तभी कमरे के दरवाजे के बाहर से खुशमिजाज आवाज आई, अरे वर्तिका बेटा। दोनों की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ी। दरवाजे पर सुलोचना जी खड़ी थीं, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। वह अंदर आती हुई बोली, और सुनो, तुम्हारे मम्मी पापा भी साथ आए हैं ना? वर्तिका जैसे बिजली का झटका लगने पर उछल पड़ी थी। क्या? अगले ही पल उसने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। हे भगवान, वह बुदबुदाई, वो तो घर पर तैयार होकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर जल्दी जल्दी बोली, सॉरी सॉरी आंटी। सुलोचना जी ने हैरानी से पूछा, अरे क्यों? वर्तिका ने घबरा कर कहा, वो नौकरी जाने की खुशी में मैं भूल ही गई। मेरा मतलब, उसने जल्दी से वरदान की तरफ इशारा किया। सर ने मुझे फायर कर दिया है, तो अब मैं कैसे आ सकती हूँ? सुलोचना जी ने तुरंत वरदान की तरफ देखा जैसे कह रही हों, इतनी प्यारी बच्ची को फायर करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वर्तिका अभी भी बोले जा रही थी। और आज मेरा जन्मदिन भी है। वह थोड़ी भावुक होकर बोली, मम्मी पापा ने मेरे लिए घर पर तैयारियां की हुई हैं। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोली, तो प्लीज आज के लिए सॉरी। उसने जल्दी जल्दी कहा, मुझे अभी घर जाना होगा। वर्तिका ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए मनी मन कहा, लॉर्ड गवर्नर के प्रकोप से बचने का बस यही आखिरी रास्ता है। प्लीज भगवान जी मेरा साथ देना। अगर अब मैं अकेले में इनके सामने आई तो मेरा ऊपर का टिकट कन्फर्म है। पर शुक्र है, लॉर्ड गवर्नर किसी के सामने तो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। सुलोचना जी की नजरें अब धीरे धीरे वरदान की तरफ घूमी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो इसको? वरदान के जबड़े भिज गए थे और उसकी आंखें अभी वर्तिका पर टिकी थीं। उसने मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, हाउ डेयर शी कम इन माई रूम। उनकी आवाज ठंडी थी मगर उसमें दबा हुआ गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। वर्तिका तुरंत सकपका गई थी। मैं वो, लेकिन उससे पहले ही माताजी बिल्कुल शांत स्वर में बोली, मैंने भेजा था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया था। वरदान की नजर एक पल के लिए अपनी मां पर टिक गई थी। सुलोचना जी ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, सूट तुम्हारे कमरे में ही भेजना था, तो मैंने इसे कहा कि सीधे वहां दे आए। वरदान के होठ हल्के से सख्त हो गए थे। वरदान सिंह शेखावत, जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री और अफसर बोलने से पहले 10 बार सोचते थे, वो अपनी माँ के सामने कुछ कह ही नहीं सकते थे।
कुछ सेकंड तक कमरे में बस खामोशी रही। फिर सुलोचना जी ने ऐसे कहा जैसे बात वहीं खत्म हो गई हो। अब बहुत हो गया। उन्होंने हल्के आदेश वाले लहजे में कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए और नीचे पहुंचिए। आपके पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। पापा शब्द सुनते ही वरदान का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कस गई थीं। हाथ की नसें उभर आई थीं और गले की नसें भी साफ दिखने लगी थीं। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया था। वर्तिका ने यह सब नोटिस किया। उसे लगा जैसे पापा शब्द ने वरदान के अंदर का कोई पुराना जख्म छेड़ दिया हो। लेकिन सुलोचना जी ने जैसे ये सब देखा ही नहीं था। उन्होंने वर्तिका की तरफ देखकर प्यार से कहा, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है? वर्तिका ने हल्का सा सिर झुका लिया था। जी आंटी। सुलोचना जी के चेहरे पर तुरंत एक खुश और स्नेह भरी मुस्कान फैल गई थी। अरे वाह, उन्होंने खुशी से कहा, मतलब आज तो डबल सेलिब्रेशन हुआ। वह तुरंत वर्तिका के पास आई और बड़े प्यार से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। हैप्पी बर्थडे बेटा। यह कहते हुए उन्होंने झुककर उसके माथे पर प्यार से एक किस कर दी थी। वर्तिका एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई थी। वो सुबह से इंतजार कर रही थी कि कोई उसे विश करे। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। तभी सुलोचना जी ने अपने हाथ की कलाई से खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट उतारा। उसकी चमक कमरे की रोशनी में झिलमिला उठी थी। उन्होंने बिना एक पल सोचे वो ब्रेसलेट वर्तिका की कलाई में पहना दिया था। ये लो, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। वर्तिका जैसे घबरा गई थी। नहीं नहीं आंटी। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। मैं ये कैसे ले सकती हूँ? वह सच में हिचकिचा रही थी। ये बहुत महंगा है। मैं लेकिन सुलोचना जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया था और आंखें हल्की सी तरेर कर बोली, वो मैं नहीं जानती। वर्तिका चौंक गई थी। सुलोचना जी ने बिल्कुल नाटकीय अंदाज में कहा, अगर तुमने ये गिफ्ट नहीं लिया ना तो मैं भी यहीं अनशन पर बैठ जाऊंगी। वर्तिका की आंखें गोल हो गई थी। आंटी। सुलोचना जी ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और फिर देखना, पूरा घर परेशान हो जाएगा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी सरकार और सरकार से जुड़े लोग इतनी आसानी से मानते कहाँ हैं? वर्तिका के होठों पर अनायास ही हंसी आ गई थी। वह असहाय होकर बोली, आंटी आप भी ना। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने घबराकर वरदान की तरफ देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसकी गहरी आंखें एक पल के लिए वर्तिका की कलाई पर चमकते हुए डायमंड ब्रेसलेट पर गईं और फिर वापस उसके चेहरे पर टिक गई थी। वर्तिका का दिल फिर से तेज धड़कने लगा था, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि वरदान बस इंतजार कर रहा था कि कब उसकी माँ यहाँ से जाए और वो वर्तिका को फिर से लटका दे। पर शायद आज पहली बार वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। वर्तिका ने झिझकते हुए सुलोचना जी को धन्यवाद कहा, फिर जल्दी जल्दी बाहर निकल गई थी। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। कुछ ही मिनटों बाद वे बाइक स्टार्ट करके शांति वाटिका के गेट से बाहर निकल चुकी थी। जैसे ही वर्तिका का साया गेट से बाहर ओझल हुआ, शांति वाटिका के उस ऊपरी कमरे में छाई शांति किसी आने वाले तूफान का संकेत देने लगी थी। वरदान, जो अब तक एक पत्थर की मूरत बने खड़े थे, उसकी आंखों में ठंडी चमक की जगह अब दहकते अंगारे थे। उसने धीमी गति से अपनी गर्दन घुमाई और उस जगह को देखा जहां कुछ देर पहले वर्तिका खड़ी थी, और फिर बिना अपनी माँ की ओर देखे वे तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने चेंजिंग रूम की तरफ चले गए थे। धड़ाम से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, जो वरदान के अंदर मचे शोर का सबूत थी। सुलोचना जी अभी भी वहीं खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे अभी अभी हुई छोटी सी नोकझोंक उन्हें मजेदार लगी हो। वह जानती थी कि आज इतिहास बदल गया है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वरदान के इस कमरे में, जिसे वह अपनी दुनिया मानता था, किसी अजनबी के कदम पड़े और उसने ना तो तांडव किया और ना ही पूरे कमरे को जलाकर राख किया। वरदान का खामोश रहकर यहाँ से चले जाना ही वरदान की सबसे बड़ी हार और उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने कमरे के बाहर लगी लिफ्ट की तरफ देखा, जहां से अभी अभी वर्तिका गई थी। सुलोचना जी ने धीमे स्वर में खुद से कहा, हम जानते हैं वरदान, ये लड़की तुम्हें फिर से जीना सिखा देगी। तुम्हारी आंखों की वो बर्फीली ठंडक आज उसकी तपिश से पिघलने लगी है। वहीं दूसरी तरफ शहर की भागती सड़कों पर वर्तिका अपनी बाइक तेज रफ्तार से दौड़ा रही थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वरदान की वो गहरी आंखें और सुलोचना जी का दिया वो कीमती ब्रेसलेट घूम रहा था। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन दिमाग में अभी भी वही सब घूम रहा था जो कुछ देर पहले हुआ था। बाइक चलाते चलाते वह मन ही मन बुदबुदाई, यार मम्मी पापा कितने एक्साइटेड हो रहे थे सीएम सर से मिलने के लिए। उसने हल्की सी सांस छोड़ी, पर मैं नहीं चाहती कि वो सीएम सर की ये कड़वी जुबान सुने। फिर अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो पापा को कितना बुरा लगेगा। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी थी। ठीक ही हुआ, मैं बहाना बनाकर जल्दी निकल आई। कुछ देर बाद उसकी बाइक उसके घर के बाहर रुकी। वर्तिका जल्दी से अंदर दाखिल हुई, पर घर में अजीब सा सन्नाटा था। उसने हॉल में झांका, मम्मी पापा, पर कोई जवाब नहीं आया था। वह थोड़ा आगे बढ़ी, मम्मी पापा,
तभी किचन की तरफ से उसकी माँ प्रभा देवी की आवाज आई, इधर हूँ बेटा। वर्तिका जल्दी से उनकी तरफ गई। मम्मी पापा कहाँ हैं? प्रभा जी ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, तेरे पापा अभी सोए हैं बेटा। वर्तिका का दिल धक से रह गया था। सोए हैं? क्यों, क्या हुआ? प्रभा जी ने हल्की चिंता भरी आवाज में कहा, बस बीपी थोड़ा हाई हो गया था उनका। वर्तिका तुरंत घबरा गई थी। क्या, कब? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वह तुरंत कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। तभी प्रभा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अरे तू रहने दे, अभी बड़ी मुश्किल से सोए हैं वो। उन्होंने प्यार से कहा, चिंता मत कर, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। फिर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। तू पहले हाथ मुंह धोआ, मैं खाना लगा देती हूँ। और हल्की सी आह भरते हुए बोली, बेचारे सीएम सर ने कितने चाव से हमें इनवाइट किया था। ये सुनकर वर्तिका के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी आ गई थी। उसके दिमाग में एक बात कौंधी, आज मेरा जन्मदिन है पर मम्मी पापा ने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया, और अभी भी सीएम सर की पड़ी है। उसके होठ हल्के से सिकुड़ गए थे। वह थोड़ी रूठी हुई आवाज में बोली, मम्मा मुझे भूख नहीं है। प्रभा जी चौंक गई थी। जो लड़की खाने के नाम पर कभी मना नहीं कर सकती थी, अब कह रही है कि भूख नहीं है। अरे क्यों बेटा? लेकिन वर्तिका ने जवाब नहीं दिया, बस हल्के गुस्से और उदासी के साथ बोली, मुझे सच में भूख नहीं है। और बिना पीछे देखे अपने कमरे की तरफ चली गई थी। दरवाजा बंद करते ही उसने लंबी सांस ली और बेड पर बैठ गई थी। कमरे में हल्की खामोशी थी। उसकी नजर अपनी कलाई पर गई, जहाँ सुलोचना जी का दिया हुआ डायमंड ब्रेसलेट चमक रहा था। वर्तिका ने उसे कुछ पल तक देखा, फिर धीरे से बुदबुदाई, हैप्पी बर्थडे वर्तिका। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी। वर्तिका कुछ देर तक अपने पेरेंट्स का फोटो फ्रेम दिल से लगाकर रोई थी। फिर उसने लंबी सांस ली और धीरे धीरे अलमारी खोलकर अपने कपड़े बदलने लगी थी। ब्रेसलेट को उतारकर उसने बॉक्स में रख दिया था। कुछ देर बाद फॉर्मल ड्रेस उतारी और आराम से नाइट पजामा पहन लिया था। बालों को ढीले से बांधते हुए वह बुदबुदाई, क्या बेकार दिन था। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठने वाली थी, तभी अचानक बाहर से उसकी मम्मी की जोरदार चीख सुनाई दी, वर्तिका। वर्तिका घबरा गई थी। मम्मी! वह तुरंत कमरे से भागकर हॉल की तरफ दौड़ी। जैसे ही वह हॉल में पहुंची, अचानक पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा था। लाइट्स ऑन हो गई थी और उसी पल तीनों तरफ से जोरदार आवाज गूंजी, हैप्पी बर्थडे बर्टू। वर्तिका एकदम ठिठक गई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे और उनके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड आस्था थी। हाथ में पार्टी पॉपर्स पकड़े हंस रही थी। टेबल पर केक रखा था, गुब्बारे लगे थे और पूरा हॉल छोटे छोटे डेकोरेशन से सजा हुआ था। वर्तिका कुछ सेकंड तक बस उन्हें देखती रह गई। फिर अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। उसकी नजर सीधे आस्था पर जाकर टिक गई थी। आस्था मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, हाय बर्थडे गर्ल। बस इतना सुना था कि वर्तिका का पारा चढ़ गया था। रुक तू। वर्तिका ने पास ही रखी झाड़ू उठाई। इसे घर में आने किसने दिया? वह झाड़ू लेकर आस्था के पीछे दौड़ी। धोखेबाज कहीं की चीटर। आस्था हंसते हुए सोफे के पीछे भागी। अरे वो पागल, सरप्राइज पार्टी थी, मैं सरप्राइज दिखाती हूँ तुझे। वर्तिका झुंझलाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। आस्था इधर उधर भागते हुए चिल्लाई, आंटी अंकल बचाइए, आपकी बेटी पागल हो गई है। प्रभाजी हंसते हंसते बोली, अरे वर्तू पहले केक तो काट ले। वर्तिका जो झाड़ू लेकर आस्था के पीछे भाग रही थी कि अचानक उसके कदम रुक गए थे। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह धीरे धीरे भराए आंसुओं में बदलने लगा था। आस्था हंसते हंसते रुक गई थी। अरे वर्तू! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, वर्तिका की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वह झाड़ू को एक तरफ फेंकते हुए कांपती आवाज में बोली, अम्मी इससे कहिए यहाँ से चली जाए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया था। प्रभाजी चौंक गई थी। अरे वर्तू क्या हुआ बेटा? वर्तिका ने आंसू पोंछे, लेकिन आवाज और भर्रा गई थी। मुझे मुझे इससे बात नहीं करनी। उसने आस्था की तरफ देखा भी नहीं। कौन है ये? मैं नहीं जानती इसे। आस्था के चेहरे की हंसी वहीं थम गई थी। वर्तिका ने पलटकर मम्मी से कहा, आपने कहा था कि पापा की तबीयत खराब है, बीपी हाई हो गया है। उसकी आवाज टूट गई थी और यहाँ आप लोग पार्टी कर रहे थे। फिर भाजी कुछ और कह नहीं पाई थी। उन्हें समझ आ गया था कि वर्तिका इसलिए नाराज हो गई है कि सुबह से उन्होंने विश नहीं किया, जबकि आस्था ने उन्हें अपनी कसम देकर रोका हुआ था। वर्तिका ने धीरे से सिर झुका लिया था। आज पूरे दिन वह बुदबुदाई, किसी को याद भी नहीं था कि मेरा बर्थडे है। यह कहते कहते उसका गला भराया था। वर्तू! प्रभाजी ने उसे प्यार से समझाना चाहा, लेकिन वर्तिका बिना पीछे देखे अपने कमरे की तरफ दौड़ गई थी। अगले ही पल धड़ाम कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया था। वे अंदर जाते ही दरवाजे से टिककर नीचे बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हॉल में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। प्रभाजी और इंद्रप्रस्थ जी परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। आस्था वहीं खड़ी रह गई थी। उसके हाथ में अभी भी पार्टी पॉपर्स थे, लेकिन अब उसकी आंखों में भी उदासी उतर आई थी। वह धीरे से बुदबुदाई, आंटी मैंने तो बस उसे खुश करने के लिए। और उसकी बात अधूरी रह गई थी। प्रभाजी ने कहा, बेटा गलती तो हमारी भी है। हम सुबह से यही जता रहे हैं
कि हमें सीएम सर के बर्थडे की कितनी एक्साइटमेंट है, जबकि पूरा दिन उसके बर्थडे की तैयारी में निकल गया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ अभी भी वर्तिका के कमरे की दीवारों से गूंज रही थी और उसी समय शहर के दूसरे कोने में शांति वाटिका का नज़ारा बिल्कुल उलट था। लॉन को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ गर्म पीली रोशनियां, लंबी लंबी फेरी लाइट्स और सफ़ेद फूलों की सजावट थी। हल्की ठंडी हवा उन सजावटों को हिला रही थी, लेकिन ये किसी आम बर्थडे पार्टी जैसा माहौल नहीं था। यहाँ हंसी से ज़्यादा फुसफुसाहट थी, म्यूजिक से ज़्यादा सियासी बातें। दरअसल प्रधान सिंह शेखावत की बर्थडे पार्टी हमेशा से ही ऐसी होती थी, प्राइवेट, कंट्रोल्ड और पूरी तरह से पॉलिटिकल। शांति वाटिका के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। कैमरे और रिपोर्टर्स बस एक झलक पाने के लिए बेचैन खड़े थे, लेकिन अंदर सबको सख्त सिक्योरिटी के घेरे में था। लॉन के एक कोने में गोल टेबल के आसपास कई बड़े राजनीतिक चेहरे बैठे हुए थे। उनके बीच बैठी थी सुलोचना शेखावत, चेहरे पर वही सधी हुई मुस्कान, लेकिन आंखों में सालों का राजनीति का अनुभव। उनके बगल में बैठे थे उनके पति सूर्य प्रताप शेखावत, और यही पार्टी के असली चेयरमैन थे। दोनों बड़े आराम से नेताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। सच कहा जाए तो वो जगह पार्टी से ज्यादा मीटिंग रूम लग रही थी। और उसी लॉन के दूसरे कोने में बार काउंटर के पास खड़ा था वो आदमी जिसके नाम से आधा शहर डरता था, प्रधान सिंह शेखावत। पर्पल शर्ट, बीच पैंट, कलाई में महंगी घड़ी और चेहरे पर वही ठंडी कंट्रोल शांति थी। उन्होंने वर्तिका के दिए जख्मों को बैंडेज से छुपाया हुआ था। वह गिलास उठाकर बस हल्के हल्के उसे घुमा रहे थे, जैसे आसपास चल रही किसी भी चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से दो आवाजें आईं, हैप्पी बर्थडे भाई। वर्धान ने हल्का सा सिर घुमाया। उनके सामने खड़े थे दो लड़के, लगभग 26-27 साल के। एक के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और दूसरे के चेहरे पर बेहद शांत आत्मविश्वास था। ये थे अभिज्ञान सिंह शेखावत और अर्नब सिंह शेखावत, वर्धान के छोटे भाई, और सच कहा जाए तो सीएम साहब की असली कमजोरी। अभिज्ञान ने वर्धान के कंधे पर रखते हुए उत्साह से कहा, वैसे मान गए आपको, इस पर्पल शर्ट और बेस पैंट में आप पॉलिटिशियन कम और हॉलीवुड स्टार ज्यादा लग रहे हैं। बाहर मीडिया वाले तो पागल हो रहे हैं एक झलक के लिए। अर्नब ने अपनी ड्रिंक का ग्लास हल्का सा हवा में उठाया और शरारत से मुस्कुराया, भाई छोड़िए ना इन बोरिंग पॉलिटिशियंस को। माँ और डैड तो अपनी अलग ही कैबिनेट मीटिंग चला रहे हैं। आज तो आपका दिन है, कम से कम आज तो इस शांति वाटिका में थोड़ी अशांति फैलाते हैं। वैसे भी अब 1 साल और बूढ़े हो गए हैं आप। वरदान ने हल्की सी भौं उठाई, तुम दोनों को देखकर तो मुझे रोज ही बुढ़ापा महसूस होता है। अभिज्ञान हंस पड़ा था, अरे भाई आज भी मजाक नहीं कर सकते क्या? आज आपका बर्थडे है, कम से कम आज तो आप इंसान बन जाइए। वरदान ने उसे घूरा, मैं इंसान ही हूँ। अर्नब ने तुरंत बीच में कहा, नहीं भाई आप सीएम हैं। तीनों को सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर हल्के से मुस्कुरा दिए थे। ये वो पल थे जो वरदान बहुत कम लोगों के साथ जीता था। तभी अभिज्ञान ने बार काउंटर पर झुकते हुए पूछा, तो भाई इस साल बर्थडे विश क्या है? वरदान ने ग्लास को धीरे से टेबल पर रखा। उसकी आंखें एक पल के लिए कहीं दूर टिक गई थीं। उसके दिमाग के किसी कोने में अचानक वर्तिका का चेहरा घूम गया था। वह लड़की जो अभी कुछ देर पहले उसी के हाथों में झूल रही थी और उसे जंगली लौटा न कहने की कस्में खा रही थी। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? अभिज्ञान ने उसे टोकते हुए पूछा, किसी खास का इंतजार है क्या? वरदान ने अपनी गहरी आंखों को सिकोड़ा और एक होंठ भरते हुए कहा, नहीं। फिर उसने बेहद शांत आवाज में कहा, बस सोच रहा था कि कुछ लोग झूठ कितनी सफाई से बोलते हैं, इतने यकीन के साथ कि सामने वाला सच जानते हुए भी चकरा जाए। शांति वाटिका का माहौल अब किसी राजनीतिक दंगल जैसा होता जा रहा था। वरदान के कदम बार काउंटर से हटकर जैसे ही लॉन की तरफ बढ़े, वरदान बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एक अधेड़ उम्र के विधायक ने अपना पसीना पोंछते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में लालच और फाइलों पर साइन कराने की उम्मीद साफ झलक रही थी। वरदान ने उन बढ़ते हुए हाथों को देखा। उसकी आंखों में नफरत की एक बिजली सी कौंधी। वह जानता था कि ये वही लोग हैं जो फाइलों के नीचे नोटों की गड्डियां दबाते हैं। उसने हाथ मिलाने के बजाय बस एक औपचारिक और ठंडा सा नोट दिया और आगे बढ़ गया था। सूर्य प्रताप जी ने अपने बेटे के इस रूखे व्यवहार को ताड़ लिया था। वह धीरे से वरदान के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, राजनीति में अगर अपनी सरकार मजबूती से चलानी है तो ये हाथ मिलाने पड़ते हैं, रिश्ते बनाने पड़ते हैं, चाहे मन हो या ना हो। वरदान ने अपने पिता की आंखों में सीधे देखते हुए बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहता जहां जनता की सेवा करने के लिए मुझे इन चालबाजों और भ्रष्टाचारियों से दोस्ती की नुमाइश करनी पड़े। कुर्सी के लिए जमीर का सौदा मुझसे नहीं होगा। इससे पहले कि सूर्य प्रताप जी कुछ कहते, उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ एमएलए
अपनी बेहद सजी धजी बेटी को लेकर सामने आ गए थे। वर्धान जी, ये मेरी बेटी है तान्या। इसने लंदन से आर्किटेक्चर किया है और आपकी बहुत बड़ी फैन है। वर्धान को रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने पिता की गरिमा को रखने के लिए उसने बहुत ही पोलाइटली बिहेव किया और एक फीकी मुस्कान दी और कहा, नाइस टू मीट यू। पीछे खड़े अर्णव और अभिज्ञान एक दूसरे के कान में फुसफुसाए, भाई इसे भाभी मत बनाना प्लीज, पूरी की पूरी प्लास्टिक ब्यूटी है, चेहरा कम और मेकअप की दुकान ज्यादा लग रही है। अभिज्ञान ने दबी हंसी के साथ कहा। कुछ ही मिनटों में माहौल ऐसा हो गया था जैसे बर्थडे पार्टी नहीं बल्कि किसी राजकुमार का स्वयंवर चल रहा हो। एक के बाद एक एमएलए अपनी बेटियों को वर्धान से मिलवा रहे थे। अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि सूर्य प्रताप जी के भाई सत्य प्रकाश और उनकी पत्नी निर्मला जी मुस्कुराते हुए पार्टी लॉन में आ गए थे। सत्य प्रकाश जी के नाम में ही सत्य था, वरना उनके धंधे तो 2 नंबर के कामों की खान थे। सुलोचना जी ने एक सधी हुई मुस्कान के साथ अपनी देवरानी का स्वागत किया। मैं कब से देख रही थी निर्मला, तुम कमरे से बाहर ही नहीं आई। निर्मला जी ने एक नाटकीय आह भरी। दीदी क्या बताऊं आपको, वो आप तो जानती ही हैं, मेरी भतीजी भाविका बचपन से ही वर्धान को पसंद करती है। आज सुबह से बेचारी ने अन्न का दाना नहीं चखा है क्योंकि वर्धान ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। सुलोचना जी मन ही मन मुस्कुराई। उन्हें पता था कि उनकी देवरानी क्रिकेट से भी ज्यादा रंग बदलती है और अपनी भतीजी के जरिए सत्ता पर पकड़ बनाना चाहती हैं। पर घर की शांति के लिए उन्हें चुप रहना पड़ा। उन्होंने बात पलटते हुए पूछा, अर्जुन और समर कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। निर्मला जी ने इतराते हुए कहा, वो दोनों तो भाविका को एयरपोर्ट से रिसीव करने गए हैं, बस आती ही होगी मेरी लाडली। कुछ देर बाद लॉन के बीचों बीच एक विशाल 5 मंजिला क्लासिक चॉकलेट केक रखा गया था। सुलोचना जी ने इशारा किया और म्यूजिक धीमा हो गया था। वर्धान ने बेरुखी से चाकू उठाया। उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर सुलोचना जी की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। आसपास खड़े स्वार्थी नेता और अपनी बेटियों को आगे कर रहे थे कि शायद वर्धान को कोई पसंद आ जाए। जैसे ही वर्धान ने केक काटा, लाइट्स की चमक से पूरा लॉन जगमगा गया था। वर्धान ने पहला टुकड़ा अपनी माँ को खिलाया, पर उसकी नजरें अभी भी भीड़ में किसी सच्चाई को ढूंढ रही थीं। तभी निर्मला जी की भतीजी भी आ गई थी, पर तब तक वर्धान स्विमिंग एरिया की तरफ जा चुका था। उधर वार्तिका अपने कमरे के दरवाजे से कान लगाए बैठी थी। उसे लगा था कि मम्मी पापा और आस्था उसे मनाने के लिए मिन्नतें करेंगे, दरवाजा पीटेंगे, पर बाहर तो सन्नाटा था। हद है, कोई मुझे मनाने भी नहीं आया, इतना भी बुरा नहीं कहा था मैंने, उसने बुदबुदाते हुए अपनी नाक सिकोड़ी और झटके से दरवाजा खोला। पैर पटकते हुए हॉल में आई। हॉल में अंधेरा था। वे हाथ कमर पर रखकर चिल्लाई, कहाँ गए सब? और मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? जल्दी बाहर निकालो। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक धड़ाक की आवाज हुई। आस्था, प्रभाजी और इंद्रप्रस्थ जी ने एक साथ पार्टी पॉपर्स फोड़ दिए थे। रंग बिरंगी कतरनें वर्तिका के बालों में फंस गई थी। हैप्पी बर्थडे हमारी पापी गुड़िया, आस्था ने हंसते हुए कहा। वर्तिका ने अपनी आंखों के सामने गिरती रंगीन कतरनों को देखा और फिर मासूमियत से बोली, देखो तुम लोग ये मत समझना कि मैं मान गई हूँ, वो तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और केक का लालच है, वरना मैं कल सुबह तक नहीं निकलती। आस्था ने आगे बढ़कर वर्तिका के गाल जोर से खींचे। और मेरी भूखी जंगली बिल्ली, वर्तिका ने बनावटी गुस्सा दिखाने की कोशिश की, पर अगले ही पल वह आस्था के गले लग गई थी। उसकी आंखें फिर से भर आई थीं, पर इस बार खुशी से। तो ये थी आस्था, वर्तिका की इकलौती और सबसे पक्की दोस्त। ऐसा नहीं था कि वर्तिका के और दोस्त नहीं बने, पर उसे दोस्ती में बॉयफ्रेंड वाली लॉयल्टी चाहिए थी, मतलब सिर्फ मैं और मेरी बातें। इसी वजह से दूसरे लोग उसके साथ ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते थे। आस्था पैसे से एक वेडिंग प्लानर थी। काम के सिलसिले में जब भी वह शहर से बाहर जाती, वर्तिका बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह फुला लेती थी। आस्था ही थी जो उसके हर नखरे, हर ड्रामे और उसके जंगली बिलौटे वाले किस्सों को घंटों तक सुन सकती थी। चल अब जल्दी से केक काट, क्योंकि मुझे तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है, आस्था ने आंख मारते हुए कहा। पर वो कल सुबह मिलेगा, वर्तिका ने नाक सिकोड़ते हुए एक नखरे वाली मुस्कान दी और केक की ओर बढ़ी। ठीक है, सिर्फ केक की खातिर मैं तुम सबको माफ कर रही हूँ। उसने फुर्ती से चाकू उठाया और चॉकलेट केक के बड़े बड़े टुकड़े काटकर सबसे पहले मम्मी पापा को खिलाए और फिर आस्था को। जैसे ही केक कटा, तोहफों की बारी आई। इंद्रप्रस्थ जी ने उसे एक सुंदर सा गोल्ड का उसके इनिशियल वाला पेंडेंट गिफ्ट किया था और फिर भाजी ने उसकी पसंद की सिल्क की साड़ी दी थी जो वो कब से मांग रही थी। पर वर्तिका की नजरें तो आस्था के सरप्राइज पर टिकी थी। खैर, ढेर सारे लाड प्यार और पेट भर केक खाने के बाद दोनों सहेलियां वर्तिका के कमरे में आ गई थीं। वर्तिका ने फुर्ती से अपना फोन साइड में फेंका और आस्था का हाथ पकड़कर
उसे बेड पर गिरा दिया था। आई मिस यू सो मच यार। उसने आस्था को कसकर हक कर लिया था, क्योंकि पिछले 2 दिन से उनकी कोई बात नहीं हो पाई थी। आस्था ने हंसते हुए उसे खुद से थोड़ा अलग किया। बस कर जंगली बिल्ली, तेरी इसी क्लोजनेस की वजह से आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया। कॉलेज से लेकर अब तक लोग मुझे लेस्बियन समझते हैं। वर्तिका ने किसी छोटे बच्चे की तरह आस्था की गोद में सिर रख दिया और मासूमियत से बोली, तो मेरे होते हुए तुझे किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत ही क्या है? वैसे भी याद रख, मर्द का चक्कर मौत से टक्कर। सुकून से जी रही है तू? आस्था ने उसके बाल सहलाते हुए पूछा। चल ये सब छोड़, ये बता कि सीएम ऑफिस में तेरी जॉब कैसी चल रही है? वो खड़ूस वरदान सिंह शेखावत परेशान तो नहीं करते? आस्था का सवाल सुनते ही वर्तिका के गले में केक का टुकड़ा जैसे अटक सा गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने वो नजारा आ गया जब वरदान सिर्फ एक सफेद टॉवल में उसके सामने खड़े थे। उसे याद आया कि कैसे उसकी उंगलियां गलती से वरदान के चौड़े और मजबूत सीने को छू गई थीं। वो सीरन, वो उसके शरीर की गर्माहट जो सीधे वर्तिका के हाथों से होते हुए उसके दिल तक उतरी थी। उसे सब कुछ साफ साफ महसूस होने लगा था। वर्तिका को लगा जैसे उसके कमरे का तापमान अचानक 10 डिग्री और बढ़ गया हो। उसके दूधिया कानों पर गुलाबी रंगत गहरी होने लगी थी और कान गर्म हो गए थे। अरे ओए जंगली बिल्ली, जवाब दे, खो कहाँ गई? आस्था ने उसके कंधों को झकझोरते हुए कहा। वर्तिका ने हड़बड़ाकर अपना सिर झटका, जैसे किसी गहरे सपने से जागी हो। उसने अपनी हथेलियों से गालों को थपथपाया और चिढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं यार, क्या खाक जॉब चल रही है? वो तो सच में साक्षात जंगली बिलोटे हैं। वर्तिका ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नॉर्मल रखते हुए कहा, हालांकि उसकी धड़कनें अभी भी रेस लगा रही थीं। इतनी घमंडी कि खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। वो तो खड़ूस नहीं, खड़ूसियत के पीएचडी होल्डर हैं। आस्था ने अपनी आंखें सिकोड़ी और शक भरी नजरों से उसे देखा। चल वो सब तो ठीक है, पर तू लाल क्यों हो रही है? और ये सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? कहीं उस जंगली ब्लॉटे ने तुझे ऑफिस से निकालने की धमकी तो नहीं दे दी? धमकी नहीं दी, सीधे निकाल दिया। वैसे मैं तो खुद चाहती थी कि वो मुझे निकाल दें। वर्तिका ने तकिए को कसकर पकड़ते हुए कहा, जैसे वो वरदान का गला दबा रही हो। अब कॉन्ट्रैक्ट टूटने की टेंशन भी नहीं रही। मैंने नहीं तोड़ा तो अब 4 करोड़ का फाइन भी नहीं भरना पड़ेगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। अब कम से कम मुझे उसकी कड़वे करेले जैसी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। मिस वर्तिका, आर यू केयरलेस? मिस वर्तिका, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है? मिस वर्तिका, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मेरे सारे दिन शुभ होंगे। आस्था ने चिंता जताते हुए कहा, पर तू अंकल आंटी को क्या कहेगी? उन्हें तो बहुत खुशी हुई थी कि तू इतने बड़े ऑफिस में है। वर्तिका ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, वो तू मुझ पर छोड़ दे। अपनी आंखों में ग्लिसरीन डालकर ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी कि मम्मी पापा खुद मेरे साथ बैठकर रोएंगे। और रही बात उन जंगली ब्लॉटे की, तो भगवान करे अब मुझे उनका वो आर्कियोप्टेरिक्स जैसा चेहरा कभी देखना ना पड़े। उधर वरदान के बंगले के पूल एरिया में सन्नाटा छा गया था। वरदान का चेहरा वर्तिका के मुंह से अपनी ये अनोखी तारीफ सुनकर गुस्से से लाल पड़ चुका था। तीनों भाई वहां ड्रिंक कर रहे थे और वरदान का फोन स्पीकर पर था। अर्नब अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखे हुए था और खुशी से झूम रहा था। वहीं अभिज्ञान का पूरा ध्यान वरदान के चेहरे पर था। वरदान की आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ बता रहा था कि अब उस लड़की की खैर नहीं। वरदान ने झटके से फोन उठाया और अपनी भारी ठंडी आवाज में गरजते हुए कहा, मिस वर्तिका। वर्तिका, जो अभी बेड पर लेटी हुई थी, उछलकर बैठ गई थी। उसका गला सूख गया था। ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? भूत? उसने घबराकर इधर उधर देखा। आस्था ने कांपते हुए हाथों से पीछे की तरफ इशारा किया, जहां वर्तिका का फोन बेड के दूसरी तरफ पड़ा था और उस पर द बीस्ट का नाम चमक रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में वरदान को ही कॉल कर दिया है, या शायद कॉल पहले से ही चालू था। वर्तिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। फोन से फिर से आवाज आई, मिस वर्तिका, मेरा चेहरा आपको कैसा लगता है? ये तो मैं कल ऑफिस में देखूंगा। और हाँ, ब्लैक कॉफी सुबह 9 बजे शार्प। मिलते हैं सुबह। वर्तिका के कान के पास जैसे ये भारी आवाज गूंजी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने हकलाते हुए फोन की तरफ देखा और बोली, हैं? उधर फोन थामे वरदान की आंखों में एक डरावनी चमक आ गई थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, है नहीं? हाँ। वर्तिका ने घबराकर फोन को थोड़ा दूर किया और हकलाते हुए बोली, बट सर, आई एम फायर्ड। उधर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई थी। फिर वरदान की धीमी लेकिन खतरनाक आवाज आई, ओह सच में? अगले ही पल उसने मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, कोई ऑफिशियल टर्मिनेशन लेटर है आपके पास मिस वर्तिका? वर्तिका का गला फिर से सूख गया था
उसने बहुत ही उदास आवाज में कहा। नहीं नहीं सर। तभी वरदान की आवाज अचानक ठंडी और सख्त हो गई थी। गुड। तो फिर मैंने अपना फैसला बदल दिया है। कल सुबह 9 बजे शार्प। वर्तिका कुछ सेकंड तक फोन को घूरती रही, फिर दांत भींचकर बुदबुदाई, ये तो चीटिंग है। वरदान ने गुस्से में कॉल काट दिया था। उसका पारा इतना चढ़ चुका था कि उसने बिना सोचे समझे अपना फोन सीधे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। फोन पानी की गहराइयों में समा गया था। अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए वरदान ने एक लंबी सांस ली और शर्ट उतारकर खुद भी पूल में कूद गया था। अर्नब और अभिज्ञान किनारे खड़े होकर सन रह गए थे। कुछ सेकंड बाद जब वे पानी की सतह पर आया और अपने भीगे हुए बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए पुल के किनारे की तरफ बढ़ा, तो वहां खड़े अभिज्ञान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अभिज्ञान ने हाथ में पकड़ा हुआ अपना गिलास हवा में थोड़ा लहराया और टीज करते हुए बोला, वाह भाई, मान गई आपकी स्पीड को। अभी मुश्किल से 2 घंटे हुए हैं आपको अपनी सेक्रेटरी को फायर किए हुए, और अभी फोन पर उसे सुबह 9 बजे वापस बुलाने का फरमान भी सुना दिया। अर्नब ने भी पीछे से चुटकी ली। लगता है भाई को ब्लैक कॉफी की लत लग गई है, या शायद उस जंगली बिल्ली की बातों की भी। अभिज्ञान ने आगे झुककर धीरे से फुसफुसाया, वैसे भाई, उसे सजा देनी है या बस अपनी नजरों के सामने रखना है? आखिर हम भी देखना चाहते हैं ऐसी कौन सी सेक्रेटरी है जो फायर करने के बाद वापस हायर की जा रही है। आज तक तो ऐसा नहीं। अभी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वरदान की आंखों में एक बिजली सी कौंधी। उसने बिना कोई जवाब दिए बिजली की फुर्ती से अपना हाथ बाहर निकाला और अभिज्ञान की टी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। भाई, अभिज्ञान को संभलने का मौका तक नहीं मिला था और अगले ही पल तड़ाम वह अपने महंगे कपड़ों और ड्रिंक के साथ सीधा पूल के बर्फीले पानी में था। वरदान ने ठंडे लहजे में कहा, सवाल बहुत करते हो अभिज्ञान, थोड़ा पानी पियो, दिमाग शांत रहेगा। पूल के किनारे खड़ा अर्नब अपनी हंसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख चुका था, जबकि अभिज्ञान पानी से बाहर निकलकर खांसते हुए चिल्लाया, भाई ये टी शर्ट लिमिटेड एडिशन थी। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका के कमरे में मातम छा गया था। वर्तिका पागलों की तरह बेड पर पैर पटकने लगी थी। आस्था, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? यह कैसे क्या हो गया देखते देखते? अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तुझे पता था कि कॉल चल रही है तो बता नहीं सकती थी? आस्था ने अपनी हंसी दबाने की पूरी कोशिश की और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, सच्ची यार, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कॉल चालू है, जबकि वह जानती थी कि फोन कनेक्टेड है, पर वह तो बस मजा ले रही थी। वर्तिका ने गुस्से में तकिया उठाया और आस्था को पीटना शुरू कर दिया था। झूठी कहीं की तेरी हंसी बता रही कि तुझे सब पता है। ओह गॉड, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरा आखिरी समय कैसा होगा। कहीं सचिवालय की छत से धक्का न दे दें मेरे सपने की तरह। आस्था, तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत? वर्तिका बेड पर सिर पकड़कर बैठ गई थी, जबकि आस्था तकिए की मार खाते हुए भी खिलखिलाकर हंस रही थी। अगली सुबह की शुरुआत वर्तिका के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसे अपनी मौत का फरमान याद आ गया था। वर्तिका ने अपनी सूजी हुई आंखों के साथ आईने में देखा। 9 बजे, सिर्फ 9 बजे तक की मोहलत दी है उस जंगली ब्योटे ने। उसने जल्दी जल्दी अलमारी से अपनी सबसे प्यारी दिखने वाली शर्ट निकाली। प्रभाजी और इंद्रप्रस्थ जी नाश्ते की मेज पर बैठे ही थे कि वर्तिका सीढ़ियों से उड़ती हुई आई। अरे बेटा, आज इतनी जल्दी? प्रभाजी ने ताज्जुब से पूछा। वर्तिका ने बिना कुछ बोले अपनी आंखों में ग्लिसरीन की 2 बूंदें टपकाईं और एक लंबी आह भरी। मम्मी, पापा, आप लोग कितने अच्छे हैं, पर शायद मेरी किस्मत में आप लोगों का साथ ज्यादा दिन नहीं है। सीएम सर ने मुझे आज सुबह बुलाया है, शायद आखिरी बार। उसने इतना इमोशनल चेहरा बनाया कि इंद्रप्रस्थ जी का दिल पसीज गया था। अरे क्या कह रही हो? वो तो सीएम है, कोई जल्लाद थोड़ी है। इंद्रप्रस्थ जी उसे दिलासा देने लगे थे, जबकि वर्तिका मन ही मन सोच रही थी कि पापा, आप अभी उन्हें जानते ही कहाँ हैं। ठीक 8:55 पर वर्तिका कांपते पैरों के साथ सीएम ऑफिस के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में ब्लैक कॉफी का मग ऐसे थरथरा रहा था जैसे कोई बम हो। उसने गहरी सांस ली और वरदान के कैबिन का दरवाजा खटखटाया। कम इन। अंदर से वही बर्फीली आवाज आई। वर्तिका अंदर दाखिल हुई। वरदान अपनी कुर्सी पर बैठा किसी फाइल में डूबा हुआ था। उसने सिर उठाकर वर्तिका को देखा तक नहीं था, बस मेज की तरफ इशारा किया। वर्तिका ने चुपचाप कॉफी का मग वहां रख दिया था। वरदान की आंखों में कल रात का वो गुस्सा अभी भी तैर रहा था। वर्तिका ने जैसे ही कॉफी का मग मेज पर रखा और पीछे हटने की कोशिश की, वरदान अपनी कुर्सी से बिजली की फुर्ती से खड़ा हुआ। उसने मेज का चक्कर काटा
और इससे पहले कि वर्तिका केबिन के दरवाजे तक पहुंच पाती, वरदान ने अपनी लंबी डक भरी और उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था। वर्तिका झटके से पीछे मुड़ी, पर पीछे दीवार थी। वरदान ने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए थे, जिससे वर्तिका उसके घेरे में पूरी तरह कैद हो गई थी। उसके परफ्यूम की तीखी खुशबू वर्तिका के होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो संकुचाती हुई दीवार में समा जाना चाहती थी। वरदान धीरे से वर्तिका के चेहरे के करीब झुका, इतना करीब कि वर्तिका को उसकी गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस होने लगी थीं। वर्तिका ने अपना चेहरा दरवाजे की तरफ कर लिया था, पर उसका दिल धड़क रहा था। वह सचमुच वही जंगली बिलौटा लग रहा था जिसकी चेतावनी उसने कल रात सुनी थी। तो वरदान की आवाज धीमी, भारी और खतरनाक थी। कल रात आप मेरी वॉइस और लुक्स पर रिसर्च कर रही थी मिस वर्तिका? वर्तिका हकलाते हुए बोली। वो तो सिर्फ मजाक था सर, आपकी कसम। वरदान उसके करीब आया। उसकी नजरें वर्तिका के कांपते होठों पर टिक गई थीं। वह कान के पास झुककर फुसफुसाया, मजाक महंगा पड़ता है और जंगली बिलौटा अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़ता। अब बताइए, क्या अब भी मैं आपको आर्कियोप्टेरिक्स जैसा दिख रहा हूँ? वर्तिका की सांसें अटक गई थी, उसका दिल धड़क रहा था और शरीर के हर हिस्से में एक अजीब सी सिरन दौड़ गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी वह गुस्सा है या कुछ और, कुछ ऐसा जो उसे भीतर तक खींच रहा है। और तभी वरदान ने एक कदम और बढ़ाया। उसकी नाक वर्तिका की नाक को छूने लगी थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट ही मुझे एनर्जी देते हैं नया पार्ट लाने की, तो कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और कुछ लोगों की कमेंट थी कि मैं वरदान के कैरेक्टर को थोड़ा सॉफ्ट करूं। वरदान का कैरेक्टर अपने आप में ही ऐसा है, वो धीरे धीरे ही सॉफ्ट होगा। मैं उसे एकदम से सॉफ्ट नहीं कर सकती। Thanks for watching. Please like, comment and share this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.